जी अस्सलाम वालेकुम, सबको आवाज़ आ रही है क्लास में? ही सब लोग सुन सकते हैं? जी रूप हुआ, वॉइस क्लियर है सबको? नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम लोगों ने बात करनी है। जो फर्स्ट पार्ट हमने इसका पढ़ा था उसमें हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, और अब हम लोगों ने बात करनी है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वॉइस सबको क्लियर है? Okay. Learning objectives. After completing this lecture, participants will be able to classify the healthcare organization. वो healthcare organization के बारे में हमें पता चलता है। हम recognize करते हैं importance of redesigning, कि redesign अगर हमने किसी organization को करना है तो कैसे करना है, restructure कैसे करना है, re-engineering कैसे करनी है उसकी, and explain the strategic planning in the healthcare organization। ठीक है, और strategic planning कौन कौन सी होती है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सबको भी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ द पेशेंट केयर। जब पेशेंट आपके पास वार्ड में आ जाता है तो आप उसको एक्यूट केयर भी देते हो, लॉन्ग टर्म केयर भी देते हो, एम्बुलेटरी केयर भी देते हो और होम हेल्थ भी देते हो। मतलब अगर एक एक्यूट सिचुएशन के साथ पेशेंट आया है तो आप उसको एक्यूटली डील करते हो। ठीक है, अगर वो लॉन्ग टर्म एडमिशन के लिए आया है तो आप उसको लॉन्ग टर्म एडमिशन के लिए डील करते हो। ठीक है, इसी तरह से अगर वो आपके पास एम्बुलेटरी सूरत में आया तो उसे आप एम्बुलेटरी सूरत में डील करते हो, अगर होम हेल्थ के तौर पे आया तो उसे होम हेल्थ के तौर पे डील करते हो। लेवल ऑफ पेशेंट केयर में आपके पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी है। अस्सलाम वालेकुम। जो हिस्ट्री है पूरी क्लासेस की इवनिंग और मॉर्निंग, और डेमोग्राफी में बैठे हैं और मैंने फैकल्टी में रखी है, मतलब एक मास्टर कॉपी रख दी है, आपको जिसको भी चाहिए हो वहाँ से लेके वहाँ उसकी कॉपी करवाओ। मैंने टेबल सबको बता भी दिया, उनके पास भी तो वो सारा डाटा उनके पास है, जो आपको चाहिए हो वहाँ पे कॉपी करा। ठीक, ये बदले में था। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाता है लेवल ऑफ पेशेंट केयर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। उसके बाद गवर्नेंस आ जाती है, आपके पास फेडरल है, स्टेट है और लोकल है। फंडिंग में आपके पास पब्लिक है, प्राइवेट है, वॉलंटरी है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, प्रोप्राइटरी है और फॉर प्रॉफिट है। उसके बाद मिशन में आपके पास सर्विस है, टीचिंग है, रिसर्च है। लोकेशन में आपने देखना है कि आपने अर्बन ज़्यादा उसको अर्बन साइड पे करना है, रूरल साइड पे करना है या फिर कम्युनिटी साइड पे करना है। उसके बाद आ जाता है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में टाइप्स ऑफ द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह के हॉस्पिटल्स हैं, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ हैं, एम्बुलेटरी केयर सेंटर्स हैं जैसे कि आउट पेशेंट बेसिस, होम हेल्थ केयर एजेंसीज हैं, टेम्प्रेरी सर्विस एजेंसीज हैं,
मैनेज्ड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप है, इसमें हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल इंटीग्रेशन है, डाइवर्सिफिकेशन है यानी कि कॉन्सेंट्रिक वर्सेस कॉन्ग्लोमेरेट और जॉइंट वेंचर है। अब ये देखें, हॉरिजॉन्टल कहते हैं जो कि ज़मीन के साथ होता है, यानी कि जिसका प्लेन जो है, इसका प्लेन जो है वो आपके साथ ज़मीन के साथ है, ठीक है। यानी हॉस्पिटल ए, हॉस्पिटल बी, हॉस्पिटल सी, हॉस्पिटल डी, हॉस्पिटल ई, हॉस्पिटल एफ, हॉस्पिटल जी। वर्टिकल इंटीग्रेशन में देखें तो एक्यूट केयर हॉस्पिटल है, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी है, होम हेल्थ एजेंसी है, एम्बुलेटरी केयर क्लिनिक है, स्पोर्ट मेडिसिन क्लिनिक है, और आपके पास हॉस्पाइस केयर है। डाइवर्सिफिकेशन में अगर आप देखें तो कॉन्सेंट्रिक है और कॉन्ग्लोमेरेट है। कॉन्सेंट्रिक में क्या है, अ ग्रोथ स्ट्रेटजी इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू डेवलप बाय एडिंग न्यू प्रोडक्ट टू इट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन्स टू अट्रैक्ट न्यू मार्केट और कस्टमर। मिसाल के तौर पे कॉन्सेंट्रिक में ये होता है कि आपने किसी भी मार्केट की वैल्यू, किसी भी प्रोडक्ट की अगर इन्हांस करनी है तो आप क्या करते हो कि उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट की जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके अंदर आप कोई नई इनोवेटिव डाल देते हो, न्यू इनोवेशन डाल देते हो, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करवा देते हो, तो उसकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की जो लाइन है वो ट्रैक करती है आपकी मार्केट की कस्टमर्स को, ठीक है, न्यूली ट्रैक करती है। आगे आ जाता है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट कहता है ग्रोथ स्ट्रेटजी इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू डेवलप बाय एडिंग टोटली अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड मार्केट टू इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस या सर्विस। और कॉन्ग्लोमेरेट के अंदर क्या होता है कि जो आपके पास ग्रोथ स्ट्रेटजी होती है इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू डेवलप बाय एडिंग अनरिलेटेड प्रोडक्ट, मतलब हम इसमें हम जो आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या बिजनेस होता है उसके अंदर हम टोटली थोड़ा सा अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स को जो है वो लॉन्च करवा देते हैं, ठीक है। उसको हम लोग किस में ले लेते हैं, उसको हम कॉन्ग्लोमेरेट के अंदर ले लेते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रिक के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। कॉन्सेंट्रिक के अंदर आप हमेशा एक जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके अंदर आप न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करवाते हो, और कॉन्ग्लोमेरेट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर ही आप नई प्रोडक्ट को लॉन्च करवाते हो। डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं तनासुब को। इसमें कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लोमेरेट की एग्जांपल देखें। अ चिल्ड्रन हॉस्पिटल ओपन अ डे केयर सेंटर फॉर द डेवलपमेंटली डिलेड चिल्ड्रन और ऑफर ड्रॉप इन फैसिलिटीज फॉर द सिक चाइल्ड केयर, ठीक है। कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने जो है वो जो मेंटली डेवलपमेंटली डिलेड चिल्ड्रन थे उनके लिए क्या किया, एक डे केयर सेंटर बनाया, और वहाँ पे इवन जो सिक चाइल्ड थे उनकी केयर के लिए भी उनको फैसिलिटेट किया गया। लेकिन कॉन्ग्लोमेरेट में क्या होता है, अ लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी डेवलप की गई, रियल एस्टेट और परचेज अ कंपनी दैट प्रोड्यूस ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है। मतलब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने कोई मेडिकल इक्विपमेंट नया लॉन्च करवा दिया, ठीक है, परचेज कर दिया, स्टेट कर दिया, ठीक है। तो ये है कॉन्ग्लोमेरेट। उसके बाद आगे आ जाता है जॉइंट वेंचर, अ पार्टनरशिप इन विच ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट्स डिफरेंट एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज, रिसोर्सेज और सर्विसेज टू क्रिएट ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। मिसाल के तौर पे सिमरा है, सबा है, अक्सा है, सिद्रा है, ठीक है, वो अगर एक आपस में मिलके बिजनेस करती हैं, ठीक है, और बिजनेस फॉर एग्जांपल ये बिजनेस करती हैं मेडिकल मशीनरी का, तो हो सकता है कि एक बंदा इन्वेस्टर हो, इनमें से हो सकता है तीनों इन्वेस्टर हो, एक आगे सप्लायर हो, एक मार्केटिंग वाला हो, ठीक है, और एक जो है वो आगे सारा आपका जो बजटिंग है उसको मैनेज करने वाला हो। तो मतलब जब बिजनेस में डिफरेंट पार्टनर्स जब होते हैं और डिफरेंटली वो इन्वॉल्व होते हैं, और डिफरेंटली इन्वॉल्व होने के बाद वो डिफरेंट एरियाज़ की एक्सपर्टीज़ को देखते हुए, रिसोर्सेज को देखते हुए, सर्विसेज को देखते हुए एक नई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करते हैं, उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं। मिसाल के तौर पे अ जॉइंट वेंचर बिटवीन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड फिजिशियंस, ठीक है, फिजिशियंस और उनका आपस का जो है वो एक, उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं। उसके बाद है रीडिज़ाइनिंग, रीस्ट्रक्चरिंग एंड री इंजीनियरिंग। सबसे पहले देखें रीडिज़ाइनिंग, जैसे कि नाम से जाहिर है एक डिज़ाइन हुई चीज़ को दोबारा से डिज़ाइन करवाना। Redesigning changes to an existing workplace or to production equipment to make it suitable for more employees.
Also the re-examination of the job requirements. गनी ये शोर कहाँ से आ रहा है? शोर कहाँ से आ रहा है? Changes to an existing workplace or to production equipment to make it suitable for more employees. Also the re-examination of the job requirement and their pattern of occurrence. या हम ये कह सकते हैं कि a technique that examine the tasks within each job with the goal of combining appropriate tasks to improve efficiency. अब क्या होता है कि रीडिज़ाइनिंग में हम चीज़ों को रीडिज़ाइन करते हैं। ये वो टेक्नीक है जिसमें आप क्या करते हो कि जो आपके पास टास्क जो आपको असाइन किया जाता है आप उसको एग्जामिन करते हो हर जॉब के साथ विद द गोल ऑफ कंबाइनिंग अप्रोप्रिएट टास्क और उसकी एफिकेसी को उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए आप क्या करते हो कि उसको आपसे रीडिज़ाइन करते हो उसके अंदर कोई नई इनोवेशन लेके आते हो तो ये चीज़ आपकी आ जाती है रीडिज़ाइनिंग के अंदर। आगे है रीडिज़ाइनिंग रीस्ट्रक्चरिंग एंड री इंजीनियरिंग बैरियर टू द जॉब रीडिज़ाइन। क्या हो सकता है? सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। मिसाल के तौर पे अगर एक जॉब अब आई है और वो ज़्यादा नए अच्छे तरीके के साथ आ गई है, ठीक है, तो नए अच्छे तरीके से आने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि पहले एक जॉब थी वो ज़्यादा अच्छी अब फैसिलिटीज़ और लाइबिलिटीज़ के साथ इंट्रोड्यूस हुई है? क्योंकि जितना आप सोशली इन होगे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, जॉब फेयर अटेंड करते होगे तो आपको ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। फिर मैनेजमेंट सपोर्ट आ जाती है कि मैनेजमेंट आपको वहाँ की जो है वो कितना सपोर्ट कर रही है। अब नाम से दूसरी टर्मिनोलॉजी है रीस्ट्रक्चरिंग यानी कि स्ट्रक्चर दोबारा से बताना। एग्जामिन द इंटायर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद द गोल ऑफ इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग एंड प्रोडक्टिविटी और an examination of the healthcare organization structure to improve the organization productivity। ठीक है, मतलब कि ये वो एग्जामिनेशन है जिसमें हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाता है उसकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस किया जाता है। री इंजीनियरिंग है दोबारा से मतलब कि तामीर करना अ कॉम्प्लेक्स एंड ऑफन रेडिकल अप्रोच to the organization of the patient care in which new relationship and expectations are adopted। यानी जिसमें हम न्यू रिलेशनशिप और एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स और ऑफन रेडिकल अप्रोच होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेशेंट केयर के अंदर, ठीक है। आगे आ जाता है डाउन साइजिंग कटिंग द नंबर ऑफ द पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आप लोगों को कम करना शुरू कर देते हो। मिसाल के तौर पे कोविड आ गया तो कोविड के आने की वजह से बहुत से लोगों को जो आपकी यहाँ की शालामार की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने उनको क्या कर दिया फारिग कर दिया ड्यूटी से। उनको कहा कि अभी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतना ज़्यादा जो लॉस में जा रहा है उनको इतना ज़्यादा हमें फंड्स आना बंद हो गए हैं हम सबको जॉब्स नहीं पे सस्टेन नहीं कर सकते सबको सैलरी नहीं दे सकते लिहाजा उन्होंने डाउन साइजिंग शुरू कर दी जबकि कॉलेज भी बंद था, ठीक है, मेडिकल कॉलेज भी बंद था। और सेकंड थिंग ये कि जो वर्कर्स थे बहुत से वर्कर्स को जो भी नीचे का अमला है उनको डाउन साइज कर दिया गया। आगे आ जाता है कि कौन सी ऐसी खास किस्म की प्लानिंग है जिसको करके आप ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा कर सकते हैं तो वो स्ट्रैटेजी जो यूज़ करते हैं दैट वाज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। जैसे लॉन्ग रेंज प्लानिंग फॉर द फ्यूचर आप फ्यूचर के लिए लॉन्ग प्लानिंग करते हैं, ठीक है। वैल्यू स्टेटमेंट क्या होती है? कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसके करने कहने की वजह से आपकी पूरी की पूरा एटीट्यूड बिलीफ उसके ऊपर बेस कर रहा होता है जो कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर के लिए होता है। मिसाल के तौर पर स्टेटमेंट्स अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन बिलीफ और एटीट्यूड, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिलीफ और एटीट्यूड क्या है ये उसके ऊपर बेस करता है। उसके बाद आ जाती है विजन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट क्या आता है? अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द गोल टू विच एन ऑर्गेनाइजेशन एस्पायर्स, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गोल, ठीक है, गोल की डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद आ जाता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फिलॉसफी स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू विजन एंड मिशन मतलब किसी खास बंदे का कोई खास मिशन है वैल्यू है स्टेटमेंट है मिशन है उसको फिलॉसफी कहते हैं। वैल्यूज़ कहते हैं बिलीव्स और एटीट्यूड अबाउट पीपल आइडियाज़ ऑब्जेक्ट और एक्शन मतलब लोगों के अपने एटीट्यूड बिलीफ आइडियाज़, ठीक है, वो वैल्यूज़ में आ जाते हैं। विजन में आ जाता है इंस्पायर एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज़, ठीक है, मतलब हम इसमें कैसे हम इंस्पायर करते हैं और कैसे मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को। फिर मिशन आ जाता है यानी कि रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस क्या रीज़न है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में गोल्स आ जाते हैं व्हाट आउटकम इज टू बी अचीव्ड, ठीक है,
ऑब्जेक्टिव में आ जाता है स्पेसिफिक टू एन इंडिविजुअल यूनिट। स्ट्रैटेजीज में आ जाता है फॉलो ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफाई व्हाट एक्शन विल बी टेकन। ठीक है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है और कौन सा एक्शन जो है वो हमें फौरी तौर पर लेने की ज़रूरत है। आगे आ जाता है विजन। टू बी ए लीडिंग हेल्थ केयर रिसोर्स प्रोवाइडिंग quality healthcare and research-based education for all, leading to integrated socio-economic community development। मतलब कि आपने क्या करना है, आपने उसको हेल्थ केयर रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, हेल्थ केयर रिसोर्सेज प्रोवाइडिंग क्वालिटी हेल्थ केयर, ठीक है, एंड रिसर्च बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए फॉर ऑल, लीडिंग टू इंटीग्रेटेड सोशियो इकोनॉमिक कम्युनिटी। आपने उसको सोशियो इकोनॉमिक ये मैंने एफएमएच के लिए बनाया था, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए। आप इसके अंदर FIHS कर सकते हैं। ठीक है, अ थर्ड सेक्टर नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको NGO कहते हैं, वर्किंग इन द फील्ड ऑफ सोशल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिसर्च एंड कम्युनिटी अपलिफ्ट। ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट एंड कल्चर। एनवायरनमेंट इज डिफाइंड बाय ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, मतलब डिफरेंट कल्चर के लोग उसके अंदर, पंजाबी, सराइकी, हिंद कोई, हर तरह के कल्चर के लोग उसके अंदर पाए जाते हैं, या सिर्फ पंजाबी पाए जाते हैं, सिर्फ सराइकी पाए जाते हैं। क्लाइमेट वाइज भी मतलब कि उसकी क्लाइमेट क्या है, अगर तो एक ही जियोग्राफिकल रीजन के अंदर है तो उसकी क्लाइमेट और तरह की होगी, अगर डिफरेंट जियोग्राफिकल के अंदर है तो उसकी क्लाइमेट और तरह की होगी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस या कल्चर, शेयर्ड बिलीव्स है, वैल्यूज है एंड assumption है that exist within an organization, relatively enduring, continuing, experienced by individuals and influence behavior, और behavior को influence करती है। आगे आ जाता है कल्चरल कंपोनेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हिस्ट्री है, सेट ऑफ ट्रेडिशंस हैं, सोशल स्ट्रक्चर है, वैल्यूज हैं, रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, रूल्स हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं। आगे आ जाता है एक्सप्लिसिट कल्चर, फॉर्मली रिटन एंड कैन बी सीन इन पॉलिसीज, रूल्स, एक्सपेक्टेशन एंड द वे दैट द थिंग्स आर मेड नोन एंड रिटन डाउन, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज। ठीक है, मतलब फॉर्मली रिटन होता है और जो कि पॉलिसीज, रूल्स, एक्सपेक्टेशंस में हम उसको देख सकते हैं, और वो तरीक़ाकार जिससे हम चीज़ों को जान सकें और उससे हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट कर सकें। एक्सप्लिसिट कल्चर। Implicit culture होता है not verbally communicated, may be subtle and difficult to discern or distinguish, often reflect the way things are really done. Violation often have severe consequences. Beginning of shift behavior, यानी explicit होता है कि जो हमें बेज़ाहिर नज़र आ रहा होता है चीज़ें, implicit होता है जो कि अंदर की चीज़ें होती हैं, आपके अपने अंदर की वैल्यू बिलीव्स होती हैं जिसके ऊपर हम लोग उस चीज़ को हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे शिफ्ट में अगर पर्दा को लगा दिया गया नाइट शिफ्ट में, लेकिन सिर्फ सायरा ये नहीं चाहती, सायरा ये चाहती है कि मेरी नाइट शिफ्ट में हो जाए, ठीक है, वर्दा इवनिंग में चली जाए, मॉर्निंग में चली जाए, लेकिन अपने अंदर की इनकी जो एक वो होगी कंसर्न, उसकी वजह से इनका क्या होगा, कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे भी जो है वो बात चल सकती है, मतलब आपका अपना इंटरनल जो बिहेवियर है वो क्या है। फिर कल्चर एनालिसिस आप कैसे करते हो, आप इमेज देखते हो, ओवरऑल इमेज देखते हो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है। मिसाल के तौर पे FMH का शालामार के साथ कंपैरिजन, डॉक्टर्स हॉस्पिटल के साथ, दूसरे हॉस्पिटल्स के साथ। फिर डिपार्टमेंट देखते हो, यानी बिहेवियर, ठीक है, मतलब नॉन गवर्नमेंट फंडेड है, ठीक है, NGO बेस्ड है, चैरिटी बेस्ड है, स्टेटस सिंबल एंड रिवार्ड सिस्टम। फिर आप उसको, उस ऑर्गेनाइजेशन को खास किस्म का स्टेटस बना देते हो, उसका सिंबल बना देते हो और रिवार्ड होता है। फिर सब कल्चर्स आ जाते हैं उसके बाद, फिर इन्वायरमेंट एंड एम्बियंस आ जाता है और कम्युनिकेशन आ जाती है। मीटिंग्स, राइट्स, रिचुअल्स एंड सेरेमनीज एंड स्कार्ड काउस, सेक्रेड काउस, ठीक है। अच्छा, ये समझ आ गई आपको इसकी कि मीटिंग्स करते हो आप, राइट्स रखते हो, फाइनेंस, रिचुअल्स, सेरेमनीज करते हो और सेक्रेड काउस वगैरह,
ठीक है, 1 मिनट क्लास मुझे आप 1 मिनट दें ज़रा, मैं आपकी अटेंडेंस शीट पकड़ लूँ। इसमें से कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं, इस स्लाइड को पढ़ें ज़रा। अच्छा क्लास आगे आ जाता है मैग्नेट हॉस्पिटल। अच्छा बेटा, ये जो मैग्नेट हॉस्पिटल है ना, ये कह लें कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये यूएचएस का फेवरेट क्वेश्चन है, और यूएचएस के फेवरेट क्वेश्चन होने के साथ साथ आप ये भी सुन लें कि ये मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन है, लिहाजा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये आता भी है हर दफ़ा। Magnus Hospital is one that has received Magnet recognition status from the American Nurses Credential Center, which is a part of the American Nurses Association. The ANCC instituted the Magnet Recognition Program in the 1994 as a mean on reviewing the hospital, inspiring them to better patient care and increasing the status of those hospitals that have proven excellence in nursing care. मतलब मैग्नेट हॉस्पिटल जो है वो इस तरह से इन लोगों ने डिज़ाइन किया कि जितने भी उस प्रोविंस के अंदर हॉस्पिटल्स काम कर रहे थे, आपका जो अमेरिकन नर्सेस क्रेडेंशियलिटिंग सेंटर है उसने उसको उनका पार्ट बनाया, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन एएनए का, और उन्होंने उसकी 1994 के अंदर जब ये प्रोग्राम शुरू करवाया तो उसको एम्पावरिंग करने के लिए उसमें कुछ खास एरियाज थे स्पेसिफिक जिनको उन्होंने हाईलाइट किया, और हाईलाइट करने के बाद उन्होंने उसकी कुछ खास स्पेसिफिक सर्विसेज को उन्होंने बेहतर बनाने की कोशिश की, जैसे पेशेंट केयर है, इंक्रीजिंग स्टेटस ऑफ दी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास क्या कहते हैं उसकी पेशेंट की केयर को बेटरमेंट उन्होंने किया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया, उसकी क्वालिटी ऑफ केयर को बेहतर किया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने बेहतर किया ताकि वो उसको ईजिली हॉस्पिटल को ग्रोन अप कर सके। नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करती हूँ 5 मिनट तक। इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे से पूछ लीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी है तो आप लोग पूछ लें ताकि हम उसको क्लियर कर लें।
फंक्शन ऑफ नर्स मैनेजर। अच्छा जी। बेटा मैग्नस हॉस्पिटल ये होता है कि जब आपकी जो अथॉरिटेटिव बॉडी होती है, जैसे कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल आपकी, अगर उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हो, हॉस्पिटल तमीर कर लेते हो, उसके अंदर उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डाल देते हो, उस तरह की सारी चीज़ें डाल देते हो, पेशेंट केयर उस लेवल पे ले जाते हो, तो उसे आप मैग्नेट हॉस्पिटल कहोगे। यानी कि एक जो लाइसेंसिंग बॉडी आपकी अथॉरिटेटिव बॉडी है, अगर वो इस चीज़ की अप्रूवल दे दे, इस चीज़ की एक्रेडिटेशन दे दे कि आपका हॉस्पिटल एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, ठीक है, आप जो है वो इस हॉस्पिटल के अंदर केयर जो है उस लेवल की प्रोवाइड कर रहे हो, उसके अंदर इस किस्म की मशीनरी मौजूद है, इस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो आप ये कह लें कि वो बेस्ट हॉस्पिटल समझा जाता है, उसको मैग्नेट हॉस्पिटल कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है द फंक्शन ऑफ द नर्स मैनेजर इन द हेल्थ केयर सेटिंग। हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर एक नर्स मैनेजर जो है उसका क्या रोल होता है। मतलब आप लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, मतलब मैनेजमेंट पढ़ने से मुराद ये कि आप लोगों ने एज ए मैनेजर काम करना है, तो आपका वहाँ पे क्या रोल हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में है बाय द एंड ऑफ दिस सेशन पार्टिसिपेंट विल बी एबल टू डिस्कस द मेन फंक्शन ऑफ द नर्स मैनेजर इन द हेल्थ केयर सेटिंग, explain the core leadership competencies of the nurse manager, describe different level of the nurse manager। ठीक है। Objective 1, discuss the main function of the nurse manager in the healthcare setting। ये as it is question आता है। Functions, nurse manager have the following main 6 roles and function। ये 6 रोल और फंक्शन है जो कि हमने पढ़ना है। नंबर 1, अकाउंटेबल फॉर द एक्सीलेंस इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ द नर्सिंग and delivery of the patient care on the selected unit or area within the healthcare institution। मतलब कि आपने जिस भी एरिया में आपको अपॉइंट किया है, ऑन्कोलॉजी में किया है, इमरजेंसी में किया है, पीडियाट्रिक्स में किया है, गायनी ऑप्स में किया है, उस यूनिट की प्रोटोकॉल एसओपीज को फॉलो करते हुए आपने पेशेंट को मैक्सिमम नर्सिंग डिलीवरी जो देनी है वो योर बेस्ट देना है, तो वो क्या है, वो नर्स मैनेजर का रोल है। अकाउंटेबल फॉर मैनेजिंग ह्यूमन, फिजिकल एंड अदर रिसोर्सेज नीडेड टू मैनेज क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस एंड पेशेंट केयर। फिजिकल का आपको पता होगा सबको कि बजटिंग से रिलेटेड उसके जो भी इश्यूज हैं उसको जो भी देखना है, ठीक है, ह्यूमंस को, क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस को, पेशेंट केयर को, वो सारी की सारी जो आपने अकाउंटेबल होना है उसके लिए, वो सारे के सारे किस चीज़ पे बेस करता है, वो इसी चीज़ पे बेस करता है कि आप एक अच्छे मैनेजर हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने उसके लिए अकाउंटेबल होना है। अकाउंटेबल फॉर फैसिलिटेटिंग डेवलपमेंट ऑफ लाइसेंस एंड अनलाइसेंस्ड नर्सिंग एंड द हेल्थ केयर पर्सनल, और आपने क्या करनी है, आपने डेवलप करना है और फैसिलिटेट करना है जितने भी लाइसेंस्ड और अनलाइसेंस्ड आपके पास नर्सिंग हेल्थ केयर पर्सनस LPNs मौजूद हैं, ठीक है, उन सब के लिए आप अगर वो कोई गलती करते हैं तो मैनेजर उसके लिए अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल फॉर इंश्योरिंग इंस्टीट्यूशनल कंप्लायंस विद प्रोफेशनल, रेगुलेटरी एंड गवर्नमेंट स्टैंडर्ड ऑफ केयर, और जो आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो अपने पेशेंट को एक यूनिट के अंदर रहते हुए, वो आप PMC के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग दे रहे हो, या जिस तरह से आपकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, जिस तरह से उसने अपने अपने प्रोविंस के अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन सेट किए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग केयर दे रहे हो। उसके बाद है अकाउंटेबल फॉर
strategic planning as it relates to the units or area, department and organization as a whole। उसके बाद आप accountable होते हो strategic planning के लिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप रिलेट करते हो यूनिट्स को, एरियाज को, डिपार्टमेंट को एंड ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल। उसके बाद 6th वन एंड लास्ट वन है अकाउंटेबल फॉर फैसिलिटेटिंग कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप। उसके बाद आप क्या करते हो कि एक फैसिलिटेटिंग और कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप आप बिल्डअप कर देते हो अमंग डिसिप्लिन्स डिपार्टमेंट टू इंश्योर इफेक्टिव क्वालिटी पेशेंट केयर डिलीवरी। ऑब्जेक्टिव 2 अब आ गया, एक्सप्लेन द कोर लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज ऑफ द नर्स मैनेजर। अब नर्स मैनेजर जो होता है वो या होती है वो एज ए उसने लीड करना होता है बाकी सारे नीचे वाले स्टाफ को। अगर उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होंगी, लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज नहीं होंगी तो वो एज ए नर्स मैनेजर अपना रोल प्ले नहीं कर सकता। जैसे ये कोर लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज है, ये देखें सबसे ये दरमियान में लीडरशिप है आपके पास। यहाँ से शुरू करते हैं, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कम्युनिकेट भी आप कर रहे हो, आप लोगों के साथ रिलेशन में भी हो, डिफरेंट वार्ड के डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट हेड के साथ। नॉलेज ऑफ हेल्थ केयर इन्वायरमेंट, आपको नॉलेज भी होना चाहिए उस यूनिट में, जिस यूनिट में आप काम कर रहे हो उसकी बेसिक, उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। आपको बिजनेस स्किल्स एंड प्रिंसिपल्स भी आने चाहिए। मतलब जब आपने बजट में बैठना है और अपने वार्ड के लिए अपने बजट या फिजिकल अपॉइंट करवाना है, अपना हिस्सा लेना है, तो आपको इतनी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि आप वहाँ पे बजट में बैठ के अपने वार्ड के लिए बात कर सकें, अपनी वार्ड की चीज़ों के लिए। और इसी चीज़ से आपको प्रोफेशनलिज्म आती है और ये रिवर्सिबल है। Core leadership competencies, the American Organization of the Nurse Executives believe that managers at all levels must be competent in the following. Number 1, communication and relationship management. यही जो मैंने आपको पहले ये स्केमा दिखाया है, ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाई है, ठीक है। मतलब आपकी आपस में बातचीत अच्छी होनी चाहिए, दूसरे हेड्स के साथ बातचीत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल्स के सारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके साथ अच्छी बातचीत अच्छी होनी चाहिए, रिलेशनशिप आपका अच्छा होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द हेल्थ केयर इन्वायरमेंट, अगर आप ऑन्कोलॉजी में काम कर रहे हो तो आपको ऑन्को के पेशेंट्स की सारी नीड्स का पता होना चाहिए, उसके यूनिट में कौन कौन सी किस तरह की मेडिसिन, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसी टेक्नोलॉजी चाहिए, उन सब का पता होना चाहिए। उसके बाद आपकी लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। मतलब अगर आप ऑन्कोलॉजी की नर्स, इरम है मिसाल के तौर पे, ऑन्कोलॉजी की नर्स काम कर रही है एज ए मैनेजर, तो उसको सारा का सारा उसको लीड करना आना चाहिए कि लोगों से काम कैसा लेना है, एक बेड साइड नर्स को किस तरह से टैकल करना है, एक दूसरी एलपीएन्स को और नॉन एलपीएन्स को कैसे टैकल करना है, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए और बिजनेस स्किल्स आनी चाहिए। आगे है कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट आनी चाहिए, इन्फ्लुएंस ऑफ बिहेवियर, अपने अच्छे तौर तरीके एटीट्यूड से लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। एबिलिटी टू वर्क विद डाइवर्सिटी, ठीक है, और आपने डाइवर्सिटी के साथ काम करना है। शेयर्ड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, मेडिकल स्टाफ रिलेशनशिप होना चाहिए और एकेडमिक रिलेशनशिप होना चाहिए। आगे नॉलेज ऑफ द हेल्थ केयर इन्वायरमेंट, मतलब हेल्थ केयर इन्वायरमेंट के नॉलेज से क्या मुराद है? हेल्थ केयर नॉलेज के इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस का आपको नॉलेज होना चाहिए, पेशेंट केयर डिलीवरी मॉडल्स एंड वर्क डिज़ाइन नॉलेज होना चाहिए आपके पास, हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स नॉलेज होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नेंस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आउटकम मेजरमेंट्स होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ एंड डेडिकेशन टू पेशेंट सेफ्टी होनी चाहिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट, नॉलेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। लीडरशिप स्किल्स में जैसे कि मैंने पहले भी समझाया, लोगों से काम करवाना आपको आना चाहिए। फाउंडेशनल थिंकिंग स्किल्स, किस तरह से आप सोचें कि लोगों से काम करवा सकें। पर्सनल जर्नी डिसिप्लिन्स, द एबिलिटी टू यूज सिस्टम्स थिंकिंग, ठीक है, और आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप थिंक कर सकते हैं। सक्सेशन प्लानिंग होनी चाहिए, चेंज मैनेजमेंट होनी चाहिए। आगे आ जाता है प्रोफेशनलिज्म, पर्सनल एंड प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कैरियर प्लानिंग होनी चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए, एडवोकेसी फॉर द क्लिनिकल एंटरप्राइज एंड फॉर द नर्सिंग प्रैक्टिस। एडवोकेसी होनी चाहिए आपकी क्लिनिकल एंटरप्राइज के लिए और नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए। एक्टिव मेंबरशिप इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और एक्टिवली आपने काम करना है प्रोफेशनल
ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। बिजनेस स्किल्स में क्या क्या आ जाता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेल्थ केयर फाइनेंसिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट का पता होना चाहिए। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। मार्केटिंग का पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव 3 में आ जाते हैं डिस्क्राइब डिफरेंट लेवल्स ऑफ नर्स मैनेजर। अब लेवल्स कौन कौन से हैं नर्स मैनेजर के? अब ये नहीं कि मैनेजर एक ही लेवल का होता है, मैनेजर डिफरेंट लेवल का होता है। जैसे फर्स्ट लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है और अपर लेवल होता है। फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट क्या होती है? द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग नॉन मैनेजेरियल पर्सनल एंड डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द स्पेसिफिक वर्क यूनिट। मतलब फर्स्ट लेवल जो मैनेजर होता है वो डेली की डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ को जो है वो देखता है और स्पेसिफिक वर्क यूनिट के अंदर काम करते हुए देखता है कि उस मैनेजरियल स्किल्स उसकी किस तरह की है और किस तरह से उसमें काम लेना है लोगों से। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजर हु सुपरवाइज फर्स्ट लेवल मैनेजर। ये सुपरवाइज करता है फर्स्ट लेवल मैनेजर्स को विद इन स्पेसिफाइड एरिया and is responsible for the people and activities within those areas, generally act as a liaison between first level and upper level management। अब दरमियान वाला जो मैनेजर होता है वो liaison प्रोवाइड करता है आपके फर्स्ट लेवल वाले मैनेजर की और आपका जो फाइनल लेवल का जो मैनेजमेंट है उसके दरमियान में। इसके अलावा वो फर्स्ट लेवल के मैनेजर के ऊपर नज़र भी रखता है। अपर लेवल मैनेजमेंट क्या होती है? ये टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है। टू होम मिडल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, जिसको मिडिल मैनेजमेंट जो होती है वो रिपोर्ट करती है। प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और इसका मकसद होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को बनाना एंड स्ट्रैटेजिक प्लान्स फॉर एंटायर डिवीजन ऑफ नर्सिंग, और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना। ये देखें, इस ग्राफ से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये अपर या एग्जेक्टिव लेवल है, ये मिडिल लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है, ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। आपकी जो एग्जेक्टिव लेवल है उसमें चीफ नर्स एग्जेक्टिव आ जाती है, ठीक है। उसके जैसे मैटरनल चाइल्ड डायरेक्टर है, मिडिल लेवल का है। ये डिफरेंट यूनिट्स का है। क्रिटिकल केयर का डायरेक्टर है, मेडिकल सर्जिकल का डायरेक्टर है, ये मैटरनल चाइल्ड का डायरेक्टर है, ठीक है। अब फर्स्ट लेवल में पीडियाट्रिक आईसीयू नर्स मैनेजर है, न्यूनेटल आईसीयू नर्स मैनेजर है, ये ऑपरेशन रूम नर्स मैनेजर है, सर्जिकल नर्स मैनेजर है। सर्जिकल इसमें देखें सीसीयू के अंदर नर्स मैनेजर, मेडिकल नर्स मैनेजर, मेडिकल इंटेंसिव केयर नर्स मैनेजर, सर्जिकल इंटेंसिव केयर, कार्डिक क्रिटिकल केयर, ठीक है। ये इस तरह से है एंड दैट्स ऑल अबाउट। अब आपको लेवल्स का पता चला। जी, क्लास में क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और मुझे अपनी अटेंडेंस में मार्क करवा दें।
मेरी सीट छोड़ देना। मेरा लेक्चर है अभी की। कौन सा? अभी मेरे 5 मिनट तक लेक्चर है। क्या मतलब? अभी 3 बजे भी है, फिर 5-4 बजे भी है, कभी 2 कोई नहीं, ज़्यादा नहीं है।